हेलो गाइस। तो आज हम एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस यानी एबीजी समझेंगे। तो आज हम समझेंगे कि एबीजी क्यों किया जाता है, इसके इंडिकेशंस क्या हैं और किस तरह से हम एबीजी पेशेंट का ले सकते हैं। एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है। तो सारे जो है कॉन्सेप्ट समझेंगे बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सिंपल वे में। हम एक ही क्लास में जो है सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एबीजी यानी एबीजी है क्या, इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस इज ए पार्ट ऑफ इंटेंसिव केयर यूनिट। यानी एबीजी जो है इंटेंसिव केयर यूनिट का पार्ट है, जैसे आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू सभी जगह पे जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, इस टेस्ट को किया जाता है, विच इज़ टू डिटरमाइन द ऑक्सीजनेशन एंड एसिड बेस डिसऑर्डर। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीजनेशन को देखने के लिए, एसिड बेस डिसऑर्डर्स को देखने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, पीएच को देखने के लिए और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे आयंस को देखने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके इंडिकेशंस की बात करें तो टू नो द एसिड बेस स्टेटस ऑफ पेशेंट, पेशेंट का एसिड बेस स्टेटस देखने के लिए, डिटरमाइन टू द ऑक्सीजनेशन स्टेटस ऑफ पेशेंट यानी पेशेंट का जो है ऑक्सीजनेशन का स्टेटस देखने के लिए कि पेशेंट का जो है ऑक्सीजनेशन का स्टेटस क्या है, किस लेवल पे जो है पेशेंट की सैचुरेशन चल रही है। इवेलुएट द एडुकेसी ऑफ वेंटिलेशन यानी पेशेंट की जो वेंटिलेशन की एडिक्वेसी है वो कितनी है, किस तरह से पेशेंट को जो वेंटिलेशन है देना चाहिए और किस तरह से जो है हम पेशेंट को वेंटिलेशन दे रहे हैं तो किस प्रकार जो है जा रहा है, क्या उसका इफ़ेक्ट जो है बॉडी पे कितना हो रहा है या फिर कितनी एडुकेसी है वेंटिलेशन की, वो हम इसमें देख सकते हैं। ऐसे सीवियरिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ की सीवियरिटी को और उसकी प्रोग्रेस को हम इससे मेज़र कर सकते हैं। उसकी ऑक्सीजनेशन को देख के, उसकी एसिड बेस डिसऑर्डर्स को देख के हम इसको मेज़र कर सकते हैं। सैंपल कलेक्शन की अगर बात करें तो किस तरह से जो है इसका सैंपल कलेक्शन किया जाना चाहिए तो वो समझते हैं। सैंपल फॉर एबीजी शुड बी कलेक्टेड इन ए हेपरनाइज सिरिंज। इसका जो सैंपल कलेक्शन करना है वो हेपरनाइज सिरिंज में करना है। बिफोर कलेक्टिंग द सैंपल सिरिंज शुड बी फ्लश्ड विद 1-2 ml हेपरिन। यानी 1 से 2 ml जो हेपरिन है वो सिरिंज में लेनी है और उसके बाद में उसको फ्लश आउट कर देना है। उसमें जो है हेपरिन की कोटिंग हो जानी चाहिए, उसमें हेपरिन नहीं रहनी चाहिए। उसमें से जो है प्रॉपर जो है हेपरिन को जो है फ्लश आउट कर देना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी हेपरिन रह जाएगी या ज़्यादा हेपरिन रह गई तो उसमें जो है सैंपल की जो रिपोर्ट है वो गड़बड़ा सकती है। तो ऑन हेपरिन शुड बी लेफ्ट इन दी सिरिंज, सिरिंज से हेपरिन को प्रॉपर निकाल देना है, उसके बाद में ही जो है हमको सैंपल लेना है। इन ए न्यूबॉर्न 1 ml सिरिंज एंड इन पीडियाट्रिक पेशेंट में जो है 2 ml की सिरिंज जो है प्रेफर की जाती है। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनमें जो है 1 ml की सिरिंज प्रेफर की जाती है और जो पीडियाट्रिक पेशेंट हैं या एडल्ट हैं उनमें जो है 2 ml की सिरिंज प्रेफर की जाती है। अगर साइट ऑफ सैंपल कलेक्शन की बात करें कि कहाँ से हम सैंपल ले सकते हैं एबीजी का, तो रेडियल आर्टरी इन द रिस्ट इज द मोस्ट प्रिफरेबल साइट फॉर एबीजी सैंपल कलेक्शन। यानी जो रेडियल आर्टरी होती है हमारी वो मोस्ट प्रिफरेबल साइट होती है फॉर एबीजी सैंपल कलेक्शन के लिए। But sometimes other possible side include brachial artery in the arm, femoral artery in the groin, may be selected in emergency condition. But sometimes कई बार जो हमको रेडियल आर्टरी से जो है सैंपल नहीं मिल पाता है या फिर अल्नार आर्टरी से हमको सैंपल नहीं मिल पाता है, नहीं निकल पा रहा है वहाँ से, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट को, उस कंडीशन में हम जो है अदर साइट्स से भी सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं, फीमोरल आर्टरी से और जो है ब्रैकियल आर्टरी जो आर्म में होती है वहाँ से जो है सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्टेड सैंपल शुड बी एनालाइज्ड विद इन 15 मिनट्स। अगर हमने पेशेंट का सैंपल कलेक्ट कर लिया है तो विद इन 15 मिनट में ही उसको एनालाइज कर लेना है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, वरना पेशेंट की जो रिपोर्ट है वो गड़बड़ा सकती है। देखो यहाँ पे हमने कुछ जो फोटोज़ लिए हुए हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रैकियल आर्टरी इन दी आर्म में होती है, फीमोरल आर्टरी इन ग्रोइंग रीजन में यानी थाइस पे होती है, डोर्सल थाइस पेड्स आर्टरी, रेडियल आर्टरी
जो है रिस्ट में है, रेडियल आर्टरी देखो यहाँ पे एक प्रॉपर दिखाया हुआ है, और ये यहाँ से घूम के आती है तो यहाँ पे जो है ये अल्नार आर्टरी हो जाती है, तो यहाँ से भी सैंपल कलेक्शन हम एबीजी का ले सकते हैं। कुछ एरर्स हो सकते हैं सैंपल कलेक्शन के टाइम, कुछ एरर्स हो सकते हैं सैंपल कलेक्शन के टाइम, या फिर सैंपल कलेक्शन के टाइम या उसके बाद में कुछ एरर्स हो सकते हैं, तो वो एरर हम समझते हैं और उनके पैरामीटर्स में क्या चेंजेस हो सकते हैं उन एरर्स की वजह से, और उनको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एरर्स में जैसे कि एयर बबल्स जो है रह सकते हैं सिरिंज के अंदर, अगर एयर बबल्स रह गए तो उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा PaO2 एंड SaO2, और डिक्रीज हो जाएगा PCO2। और इसको जो है प्रिवेंट करने के लिए इसका प्रिवेंटिव मेथड है कि पेशेंट की जो एयर है, एयर के जो बबल्स हैं सिरिंज में से प्रॉपर हम रिमूव कर दें। तो रिमूव एयर बबल्स इन सिरिंज बिफोर एबीजी एनालिसिस, एबीजी एनालिसिस से पहले हम ऐसे करके प्रॉपर जो है फ्लश करके जो है सिरिंज के सारे बबल जो है रिमूव कर सकते हैं। हीमोलिसिस की कंडीशन में अगर हीमोलिसिस हुआ है ब्लड का तो पोटेशियम बढ़ जाएगा, यानी जो ब्लड सेल्स हैं उनकी हीमोलिसिस हुई है आरबीसी की, उस कंडीशन में जो आरबीसी के अंदर का पोटेशियम है वो बाहर आ जाएगा और पेशेंट को जो है पोटेशियम बढ़ जाएगा पेशेंट का। तो उसमें हमको क्या करना है, उसको प्रिवेंटिव मेथड क्या है कि अवॉइड करनी है बिगरस मिक्सिंग। एबीजी के जो सैंपल है उसकी बिगरस मिक्सिंग नहीं करनी है बहुत तेज़ी के साथ, एंड प्रोलॉन्ग स्टोरेज ऑफ सैंपल, बहुत लंबे टाइम तक सैंपल को स्टोरेज नहीं करना है। विद इन 15 मिनट में ही हमको जो है एबीजी सैंपल कलेक्ट करके उसको जो है लैब में भेजना है, या फिर हम वहीं पे कई बार हॉस्पिटल्स में भी एबीजी मशीन होती है, जैसे एबट की आई स्टैट करके आती है, हैंड क्रिप्ट मशीन होती है, हाथ में हम लेके उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, तो मूवेबल होती है वो, तो बहुत अच्छी जो है मशीन है वो, तो उससे हम जो है सैंपल कलेक्ट जो है एनालाइज कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग स्टोरेज ऑफ सैंपल, यानी अगर बहुत लंबे टाइम तक हमने सैंपल को स्टोरेज किया है तो डिक्रीज हो जाएगा पीएच, PaO2, कैल्शियम, ग्लूकोज, और इंक्रीज हो जाएगा PCO2 एंड लैक्टेट बढ़ जाएगा पेशेंट का। तो एनालाइज सैंपल विद इन 15 मिनट, ये इसका प्रिवेंटिव मेथड है। अब हम समझते हैं कि जो एबीजी की नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ को हम समझते हैं। तो नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ ब्लड गैस एनालिसिस, तो हम एट्रियल ब्लड गैसेस में भी समझेंगे और वीनस ब्लड गैसेस में भी हम इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ को समझेंगे। तो इसके पैरामीटर्स को समझते हैं। पैरामीटर्स में पीएच की बात करें हम तो 7.35 से 7.45 इसका पीएच एट्रियल ब्लड गैसेस में जो है नॉर्मल रहता है। वीनस ब्लड गैस की अगर बात करें तो 7.25 से 35 रहता है। PaCO2 की बात करें तो 35 से 45 mmHg रहता है, और वीनस ब्लड की अगर बात करें तो 41 से 51 mmHg जो है इसका प्रेशर रहता है। PaO2 की अगर बात करें तो 80 to 100 mmHg रहता है एट्रियल जो है ब्लड में, और वीनस ब्लड की बात करें तो 30 to 40 जो है 35 to 40 mmHg रहता है वीनस ब्लड में। बाइकार्ब की बात करें तो 22 से 26 जो है दोनों में सिमिलर ही रहता है, 1-2 मिली इक्विवेलेंट का ही जो है फ़र्क देखने मिल सकता है, वरना जो है एट्रियल ब्लड गैस में और वीनस ब्लड गैस में जो है बाइकार्ब का लेवल जो है लगभग सिमिलर ही रहता है। एसिड बेस डिसऑर्डर्स के बारे में समझते हैं। तो ये जो है एसिड बेस डिसऑर्डर है मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स में 2 टाइप्स के डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करें तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस जो है इसमें आते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस की अगर बात करें तो डिक्रीज हो गया अगर बाइकार्ब आयंस तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और इंक्रीज हो गया बाइकार्ब आयंस तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की पेशेंट जो है कंडीशन में देखने मिलेगा। रेस्पिरेटरी प्रोसेस की अगर बात करें तो डिक्रीज CO2 इन ब्लड तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, इंक्रीज CO2 इन ब्लड तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। If pH and PCO2 move in the same direction, it's a primary metabolic problem। यानी pH और CO2 जो है एक डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इट्स अ प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। इफ pH and PCO2 मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन
it's a primary respiratory problem. If bicarb and PCO2 move in the same direction, it's a simple disorder. If SCO3 यानी bicarb और PCO2 move in the opposite direction, it's a mixed disorder. ये जो है मिक्स डिसऑर्डर देखने मिलेगा। डायग्नोस्टिक अप्रोच की अगर बात करें तो स्टेप 1 में है लुक एट दी पीएच। हम सबसे पहले पीएच देखेंगे। पीएच अगर मोर देन 7.4 है तो पेशेंट जो है एल्कलोसिस की तरफ जा रहा है। पेशेंट का पीएच अगर लेस देन 7.4 है तो एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। अगर पीएच नॉर्मल है तो नॉर्मल पीएच डज नॉट रोल आउट दी एसिड बेस डिसऑर्डर। अगर पीएच नॉर्मल है तो हम एसिड बेस डिसऑर्डर को रोल आउट नहीं कर सकते पीएच के बेसिस पर। स्टेप 2 में देखें तो स्टेप 2 इज इट प्राइमरी रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। if the pH is low it may be due to the either high PCO2 और लो बाइकार्ब। यानी पीएच अगर लो है तो हो सकता है कि PaCO2 और लो बाइकार्ब की वजह से हो। हाई PaCO2 define a respiratory acidosis and low bicarb define a metabolic acidosis. प्राइमरी एंड कंपनसेटरी चेंजेस। प्राइमरी एंड कंपनसेटरी चेंजेस यानी जो बॉडी में कंपनसेटरी चेंजेस होते हैं वो समझते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में। एसिड बेस डिसऑर्डर प्राइमरी चेंजेस क्या होंगे और कंपनसेटरी चेंजेस क्या होंगे वो समझते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में अगर बाइकार्ब कम हुआ है तो उसके साथ साथ PaCO2 भी कम हो जाएगी। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस की अगर बात करें तो इंक्रीज हो गया है अगर बाइकार्ब तो PaCO2 भी इंक्रीज हो जाएगी। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में अगर PaCO2 बढ़ गई है तो बाइकार्ब भी बढ़ जाएगा। उसको कम करने के लिए कंपनसेटरी चेंजेस देखने मिलेंगे। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की अगर बात करें तो PaCO2 अगर कम हुई है तो बाइकार्ब भी कम हो जाएगा PaCO2 के साथ साथ। ये कंपनसेटरी चेंजेस देखने मिलेंगे। इफ द पीएच इज हाई यानी पीएच अगर हाई है तो इट मे बी ड्यू टू आइदर लो PaCO2 और हाई बाइकार्ब की वजह से ये हो सकता है। लो PaCO2 डिफाइन ए प्राइमरी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। हाई bicarb define a primary metabolic alkalosis. Respiratory disorder will alter the atrial PaCO2। अगर PaCO2 कम है 35 से तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। PaCO2 अगर मोर देन है 45 तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर विल बी अल्टर द सीरम बाइकार्ब यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है बाइकार्ब पे डिपेंड करते हैं। अगर बाइकार्ब लेस देन 20 है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और बाइकार्ब मोर देन 28 है या 26 है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन जो है देखने मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच रिलेशनशिप समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच रिलेशनशिप यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो है पीएच में क्या रिलेशनशिप है, क्या चेंजेस देखने मिलेंगे। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में फॉर 10 mmHg राइज कर जाएगी PaCO2 तो पीएच डिक्रीज कर जाएगा 0.08 से। क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में फॉर 10 mmHg राइज कर जाएगी PaCO2 तो पीएच डिक्रीज कर जाएगा 0.03 से। एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की अगर बात करें तो फॉर 10 mmHg डिक्रीज कर जाएगी PaCO2 तो पीएच राइज कर जाएगा 0.08 से। अगर क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की अगर बात करें तो फॉर 10 mmHg से डिक्रीज करेगी PaCO2 तो पीएच राइज कर जाएगा 0.03 से। तो इस तरह से पीएच के और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में जो है रिलेशनशिप देखने मिलेगा। कंपनसेटरी मैकेनिज्म एंड CO2 एंड बाइकार्ब रिलेशनशिप समझते हैं। कंपनसेटरी मैकेनिज्म एंड CO2 बाइकार्ब रिलेशनशिप समझते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में फॉर 10 mmHg से राइज कर गई PaCO2 अब दी 40 यानी 40 से
50 हो गई, 10 mmHg से राइज कर जाएगी तो बाइकार्ब राइज करेगा 1 मिलीमोल अबव 24, यानी 24 से एक जो है मिलीमोल इंक्रीज कर जाएगा, वो 25 हो जाएगा। अगर ये 50 होगी तो वो 25 हो जाएगा, 1 मिलीमोल से जो है राइज कर जाएगा। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में फॉर 10 mmHg राइज कर जाएगी PaCO2 अबव 40, यानी अबव 40 से अबव जो है 50 तक चली जाएगी। 10 mmHg अगर राइज करती है तो बाइकार्ब राइज कर जाएगा बाई 3 मिलीमोल अबव 24, यानी 24 से 3 जो है बढ़ जाएगा। एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस की अगर बात करें तो फॉर 10 mmHg डिक्रीज कर गई अगर PaCO2 बिलो 40 से, यानी 40 से 10 अगर डिक्रीज कर गई, 30 रह गई तो बाइकार्ब जो है डिक्रीज कर जाएगा 2 से, यानी 2 से डिक्रीज कर जाएगा 24 से 22 हो जाएगा। क्रोनिक रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस की अगर बात करें तो 10 mmHg से डिक्रीज कर जाएगी PaCO2 बिलो 40, यानी 40 से डिक्रीज कर जाएगी, यानी 30 रह जाएगी। क्रोनिक रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस की कंडीशन में तो बाइकार्ब डिक्रीज कर जाएगा 5 से, यानी SCO3 डिक्रीज बाई 5 मिलीमोल बिलो 24, यानी 24 से 5 डिक्रीज कर जाएगा SCO3 यानी बाइकार्ब। व्हाट इज अनाइन गैप? अनाइन गैप समझते हैं अब। तो आयंस, हमारी बॉडी में कुछ आयंस होते हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं जिन्हें हम कैटाइंस कहते हैं, और कुछ निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं जिन्हें हम एनायंस कहते हैं। कैटाइंस की बात करें, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे जो है कैटाइंस होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। अगर नेगेटिवली चार्ज आयंस की बात करें तो बाइकार्ब, क्लोराइड, PO4, SO4 और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो भी एनाइंस में आते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस में आते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड्स भी जो है नेगेटिवली चार्ज आयंस में आते हैं। अब समझते हैं हम कि जो एनाइन गैप है वो क्या है। बॉडी में जो अनमेजर्ड अनाइंस हैं, अनमेजर्ड अनाइन हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं करते हैं, उसे ही हम कहते हैं अनाइन गैप, यानी अनमेजर्ड अनाइंस इज मीन्स इज कॉल्ड एनाइन गैप। तो सोडियम और पोटेशियम को हम मेज़र करते हैं, बाइकार्ब को मेज़र करते हैं और क्लोराइड को भी मेज़र करते हैं। तो नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ एनाइंस एंड कैटाइंस समझते हैं। जो कुछ एनाइंस होते हैं, कुछ कैटाइंस होते हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यू समझते हैं, उसको फॉर्मूले में रख के हम एनाइन गैप जो है निकाल सकते हैं। कुछ एनाइंस की बात करें तो सोडियम को हम 140 कंसीडर करते हैं, पोटेशियम को 4 कंसीडर करते हैं, और बाइकार्ब को 24, और क्लोराइड आयंस को जो है 105 यानी 105 कंसीडर करते हैं। एनाइन गैप निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एनाइन गैप इज इक्वल टू सोडियम माइनस क्लोराइड और बाइकार्ब। ये जो हमने लिखा हुआ है, इसके जो है जगह पे जो है हम इनकी वैल्यूज़ को रख देंगे। जैसे कि सोडियम हम जो है 141 लिखते हैं, और जो है क्लोराइड हम 105 लिखते हैं, और बाइकार्ब हम 24 लिखते हैं। तो इन दोनों को प्लस कर दिया, 129 हो गया, और इसको 141 हमने लिखा हुआ है। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एनाइन गैप, यानी एनाइन गैप 12 जो एनाइन गैप है वो नॉर्मल होता है, +-2 जो है ये हो सकता है। तो नॉर्मल एनाइन गैप +-2 हो सकता है 12 के साथ। एनाइन गैप अगर मोर देन 14 है तो एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एनाइन गैप अगर लेस देन 14 तो नॉर्मल यानी नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। नॉर्मल यानी नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स की जैसे हमने अभी बात की थी तो वो एल्बुमिन है। अगर एल्बुमिन डिक्रीज कर गया है 1 ग्राम डेसीलीटर से तो हमको जो एनाइन गैप कंसीडर करना पड़ेगा वो 2 मिली इक्विवेलेंट से जो है कम करना पड़ेगा। जैसे कि हमने नॉर्मल एनाइन गैप को 12 कंसीडर किया है तो हम जो है 12 की जगह 10 कंसीडर करेंगे। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कुछ कॉजेज़ होते हैं। एनाइन गैप मेटाबॉलिस जो एसिडोसिस है उसके कुछ कॉजेज़ होते हैं, और नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिस के भी जो है कुछ कॉजेज़ होते हैं, तो वो समझते हैं। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के जो कॉजेज़ हैं, जैसे कि हम समझते हैं सबसे पहले कि इंक्रीज एनाइन गैप मीन्स, यानी अगर एनाइन गैप इंक्रीज हो गया है तो इसका क्या मतलब है। इंक्रीज
अनमेजर्ड अनाइंस, यानी इसका मतलब है कि अनमेजर्ड अनाइंस जो है बॉडी में बढ़ गए हैं। और वो किस वजह से बढ़ते हैं? लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन में, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की कंडीशन में, रीनल फेलियर में, इन्फेक्शंस की कंडीशन में, सैलिसिलेट की कंडीशन में, या मैथनॉल एथेनॉल और इथैलीन ग्लाइकॉल इंटॉक्सिकेशन की वजह से जो है एनाइन गैप बढ़ सकता है। एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पेशेंट जा सकता है। अब नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है? नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस मींस नॉट इंक्रीज अनमेजर्ड एनाइंस, यानी जो अनमेजर्ड एनाइन है वो बॉडी में नहीं बढ़े हैं, तो वो जो एनाइन गैप है वो नॉर्मल है। और इसका कारण जो है कॉज हो सकता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और उसका जो कारण हो सकता है वो है बाइकार्ब, यानी कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस बाइकार्ब, यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कारण जो है यहाँ पे अगर अनमेजर्ड एनाइन जो है नहीं बढ़े हुए हैं तो उसका कारण जो हो सकता है वो हो सकता है बाइकार्ब, यानी बाइकार्ब कम होने की वजह से जो है पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई है। और ये हो सकता है डायरिया की कंडीशन में, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की कंडीशन में, यूरेट्रल डाइवर्जन की कंडीशन में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एनवाइटर्स की कंडीशन में, एक्सेस सोडियम, हमने बहुत ज़्यादा पेशेंट को सोडियम फ्लूइड दे दिया है, सोडियम क्लोराइड दे दिया है, और टीपीएन हमने पेशेंट को दिया है, उस कंडीशन में जो है ये प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। तो आई होप आप वीडियो जो है समझ चुके हैं, सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, स्लो स्लो देखेंगे तो सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। और इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी लेके आएंगे जिसमें हम एबीजी की रिपोर्ट्स को देखते हुए हम उसमें समझेंगे कि एबीजी की वैल्यूज़ को कैसे कैसे जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एसिडोसिस और मिक्स डिसऑर्डर जो है हम किस तरह से जो है देख सकते हैं। और किसी भी पर्सन को हमारे जो है इस क्लास के पीडीएफ नोट चाहिए तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल सुमित एनआईसीयू लर्निंग ज्वाइन कर सकता है। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट सुमित एनआईसीयू लर्निंग के नाम से है, तो जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।